जैसा कि मैं कह रही थी कि सरदार पटेल के आह्वान पर जिन्होंने पार्टी दी थी, चाय पार्टी, जिसमें उन्होंने राजाओं को प्रलोभन की बात की थी, इनके समझाने बुझाने पर सबसे पहले बीकानेर के राज्य ने सहमति दी थी भारत में विलय करने का। और फिर उसके बाद बड़ौदा के बीकानेर के जो दीवान थे A.K. पनिक्कर ने, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने न सिर्फ पटेल की बातों को माना, वरन राजस्थान के 2 दर्जन से अधिक राज्यों को भी भारत में विलय का सहमत करवाया। एक महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, इस विलय में सरदार पटेल के साथ साथ मेनन की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। मेनन ने भी एक राज्यों को भारत में विलय करवाने के लिए एक विलय पत्र क्या किया, तैयार करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप राज्यों से ये इस विलय पत्र में कहा कि अगर आप भारत में विलय करते हैं तो 3 बातें क्या थी, एक बात ध्यान देने की है। वो 3 मामले थे क्या, संचार, इसके अलावा कह सकते हैं विदेश, और इसके साथ साथ प्रतिरक्षा। ये 3 मामले हैं जिस पर आप राज्यों में अधिकार किसका होगा, कांग्रेस का होगा। बाकी आंतरिक रूप में ये राज्य पूरी तरीके से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे अपना शासन करने के लिए। मतलब ये विलय पत्र में लिखा हुआ था, जिसमें उनका 3 मामले हैं, संचार, प्रतिरक्षा और विदेश मामले। इसमें कांग्रेस का जो मतलब कांग्रेस जो तत्कालीन जो सरकार है वो उस पर नियंत्रण रहेगी। बाकी आप आंतरिक रूप से जैसे भी चाहे आप शासन कर सकते हैं। इस विलय पत्र पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए, भारत में विलय कर लीजिए और आराम से आप भारत में आप अपना शासन पूर्ववत चला सकते हैं। बस 3 मामले आप केंद्र को दे दीजिए। महत्वपूर्ण बात है, जिसको आगे जब अभी 370 हुआ था तो कैसे आप देखेंगे किसी 300 मतलब कैसे कैसे मामला बढ़ा था। खैर, बहरहाल आगे हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक, यद्यपि इतना कुछ होने के बावजूद 15 अगस्त 1947 तक मोस्टली कह सकते हैं जो रियासतें थीं, उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके क्या कर लिया, भारत में विलय को सहमति दी थी। ये बात ध्यान देखनी है। जब पटेल ने कहा कि भैया हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, तो सबसे पहले बीकानेर हुआ, बड़ौदा हुआ, उनके कहने पर, पनिक्कर के कहने पर 2 दर्जन राज्य शामिल हुए थे। लेकिन बात बन नहीं रही थी, क्योंकि अभी भी 565 में से मात्र 2 दर्जन, वो भी सिर्फ राजस्थान के, उन्होंने सहमति दी। तब पनिक्कर ने कहा कि ठीक है, आप विलय पत्र हम बनवाएंगे, विलय पत्र में आप साइन कर लीजिए। 3 मामलों में केंद्र, बाकी में आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तब जाके बहुत से राज्यों ने क्या कर लिया, भारत में विलय में सहमति व्यक्त की। और 15 अगस्त तक आते आते मैक्सिमम 565 में से बहुत से राज्यों ने भारत में मिलना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसी देसी रियासतें थीं जिन्होंने अब तक भारत में विलय को सहमति नहीं दी थी, जिसमें मुख्य रूप से त्रावणकोट, मुख्य रूप से भोपाल, जोधपुर, और जैसा कि आप जानते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू व कश्मीर थे। सरदार पटेल ने यहाँ पे कूटनीति का सहारा लेकर त्रावणकोर और भोपाल को भारत में विलय करवा लिया। जोधपुर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो जोधपुर का शासक था वो भारत की बजाय पाकिस्तान में विलय को सहमत था। यहाँ पर सरदार पटेल ने कूटनीति का सहारा लिया और हथियार और अनाज की आपूर्ति जोधपुर में बंद कर दी, और ये कहा कि अगर आप भारत में विलय करते हैं तो हम आपको भरपूर मात्रा में अनाज और हथियार देंगे, जिससे आप अपना क्या कर लीजिए, अपना आराम से राज्यकाज चलाइए। और अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो भैया आप तो हैं हिंदू और पाकिस्तान है मुस्लिम, तो आपको उनके साथ क्या होगा, सामंजस्य बैठाने में क्या होगा, दिक्कत आएगी। कहने का मतलब है ये भी एक अपार तरीके की डिप्लोमेसी उन्होंने जोधपुर को, फिर भैया जोधपुर का जो शासक था वो माना और उन्होंने सरदार पटेल की बात मान ली। अच्छा, जूनागढ़ के संदर्भ में एक विशेष, जब से भैया ये राज्य भी उन्होंने विलय कर लिया। अब बात आती है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर की। जो जूनागढ़ का जो शासक था, नवाब था, वो पाक में विलय क्यों अड़ा हुआ था। जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम
वहाँ की जनता हिंदू, वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और वहाँ उसके विलय पत्र में हस्ताक्षर करने को तैयार था। इस बात को जब जनता को पता चला तो जनता ने क्या कर दिया, वहाँ पर विद्रोह कर लिया। ठीक है। और इसका बहाना, मतलब इस विद्रोह को कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी स्वीकार करके या एक अवसर मान करके सरदार पटेल ने वहाँ के दीवान को समझाया बुझाया। और जब शासक नवाब ने देखा कि भाई जनता भी विद्रोह कर चुकी है, भारत भी अड़ा हुआ है कि हम भैया आपको लेंगे ही लेंगे, तब फाइनली क्या हुआ कि वहाँ का जो शासक था वो पाकिस्तान भाग गया और वहाँ के दीवान ने जूनागढ़ को भारत में विलय या भारत में मिलने की अपनी सहमति दी। अच्छा, हैदराबाद के निजाम ने ना तो भारत में मिलने का फ़ैसला किया, ना तो पाकिस्तान में मिलने का फ़ैसला किया। अब उसने अपने को आज़ाद रहने की बात की। आप ये मैच कीजिए कि भारत का जो नक्शा है, मतलब ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर हैदराबाद है और ये कह रहा है कि भैया हम क्या करेंगे, आज़ाद रहेंगे। अब इमेज कीजिए, ये पूरा भारत का हिस्सा और बीच में क्या है, एक आज़ाद। क्या ऐसा संभव है? शुरुआत में सरदार पटेल ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो भाई अपना अड़ा रहा कि नहीं, हम तो आज़ाद ही रहेंगे, ना हमको भारत में मिलना है ना पाकिस्तान। शासक मुस्लिम था, जनता हिंदू थी और जनता चाहती थी कि भाई सरदार पटेल आएँ और भारत में विलय कर लें। तब फाइनली 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने नेहरू जी से कहा कि भाई अब ऐसे बात करने से बात नहीं बन रही है, गाजर नहीं खाना चाहता वहाँ का नवाब, आपको ऐसा है सैनिक करने, क्योंकि जनता हमारे साथ है। तो फिर 13 सितंबर 1948 में भारत सेना भेज दी गई और 2 दिन के अंदर ऑपरेशन पोलो, कौन सा चला था बच्चों, ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन में 2 दिन के अंतर्गत हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था। अच्छा, 15 अगस्त 1947 तक जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कोई कह सकते हैं कोई निर्णय नहीं लिया कि वो भारत में विलय करेंगे या पाकिस्तान में विलय करेंगे। वो भैया बड़े कन्फ्यूजन से आदमी थे और उन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। सोच रहे थे कि क्या करूं, भारत में मिल जाऊं, पाकिस्तान में मिल जाऊं, स्वतंत्र रहूं। लेकिन उसी समय आप देखते 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों के रूप में सैनिकों को भेजकर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कबायली आक्रमण कर दिया, जिससे डर करके जम्मू कश्मीर ने, ये जो राजा थे, यहाँ बात ध्यान देने की है कि हरि सिंह स्वयं एक हिंदू थे, जम्मू कश्मीर में जो मैक्सिमम जनता थी वो मुस्लिम थी। इसका वो फिर डर करके कि ठीक है हम आपसे विलय करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या है कि हमको हमारी जो कह सकते हैं कि हमारी संप्रभुता और हमारी बहुत सी शर्तें हैं कि हम चीज़ों को मानेंगे, और ये वो कह सकते हैं बार्गेनिंग करके उन्होंने कहा हम मिलेंगे तो, लेकिन हम पहले हमको भैया हमको इस कबायली आक्रमण से बचाओ। फिर पटेल ने सेना भेज तुरंत सेना को ये किया कि आप जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें ले आ दो, और फिर 2-3 दिन के अंदर ही ये जो कबायली आक्रमण के तो पाकिस्तान प्रायोजित था, इसको क्या किया गया, रोक दिया गया। और फिर 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह भारत के पक्ष में आ गए। ठीक है। हाँ, और अभी बता ही चुकी हूँ कि 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को औपचारिक तौर पे भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो ये तो रहा सरदार पटेल जो भारत के लौह पुरुष थे।
इतने ज़्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध थे, इतने ज़्यादा थे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उनकी पैठ इतनी ज़्यादा थी, कोई नेहरू को नहीं जानता था। सरदार पटेल की वाणी इतनी अच्छी थी, एक नेता बहुत उच्च कोटि थी कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि जब देश आज़ाद हो तो हमारे प्रधानमंत्री कौन बने, पटेल ही बने। लेकिन कह सकते हैं कि गांधी जी की मंशा थी कि भाई वो नेहरू जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम नेहरू को बनाते हैं, आप उनका मशवरा दीजिएगा, ये कीजिएगा। अब ये आलोचना की जाती है कि पटेल इतना ज़्यादा पॉपुलर थे, उनको छोड़कर गांधी जी ने नेहरू को क्यों बनाया। तो एक तर्क ये दिया जाता है इतिहासकारों में, हो सकता है पटेल एक वृद्ध थे, नेहरू एक युवा व्यक्ति थे, तो बहुत दिनों तक जीवित ना रहे, और फाइनली आप जानते भी हैं कि 1950 में देश जब आज़ाद हुआ उसके 3-4 साल बाद पटेल की मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण भी गांधी जी ने नेहरू जी को पीएम के रूप में किया था। लेकिन बहरहाल पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व, एक असाधारण, कि उनकी सूझबूझ से भारत के कई टुकड़े होने से बच गए। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर एकीकरण नहीं हुआ होता और ये 565 देसी रियासतें रहती, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 कई देशों से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन सरदार पटेल का व्यक्तित्व था, उनकी सूझबूझ थी कि उन्होंने देश का एकीकरण कराया। भैया साम से नहीं, समझाने बुझाने से नहीं, तो आर्थिक प्रीवी पर्स देकर, दाम से, ठीक है, उससे नहीं, तो भाई आपस में उन्होंने आपस में टकराव करा दिए, भेद करा दिया, और उससे भी नहीं तो फिर फाइनली क्या, सैनिक कार्यवाही का तो था ही। तो ये था पटेल का क्या पूरा योगदान, जिसके कारण उनको भारत के लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की जाती है, और इसमें उनका जो योगदान है अखंड भारत के निर्माण में एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व के रूप में हमेशा से ही याद किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और ऐसे ही नए नए विषय के रूप में आप मुझसे पूछते रहिए, और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको शेयर करती रहूँ। थैंक